2020 का जो डेटा था वो 50 जिलों से मुझे डेटा प्राप्त हुआ था, तो उसमें निकल के आया था करीब 7 बच्चे पर डे मिसिंग होते हैं। अगर हम लड़कियों की बात करें तो जो गायब हो रही हैं उनमें एक जो फिगर है वो फिगर आता है 12 साल से लेकर 18 साल तक की उम्र की लड़कियां ज़्यादा गायब होती हैं। प्रेम जाल में फंसाकर ले जाते हैं या फिर किसी तरह से बरगला कर उनको सेक्स मार्केट में भेज देते हैं ट्रैफिकिंग करके। जब आ जाती है पुलिस, जब उसको बरामद करा के लाती है तो उस लड़की को परिवार से नहीं मिलाया जाता, उसको मेडिकल कराने के लिए ले जाया जाता है। मेडिकल कराने के बाद में सबसे मुख्य पॉइंट ये रहता है कि उनसे मना कर दी जाती है कि तुम्हें इंटरनल मेडिकल नहीं कराना है। हाँ, पुलिस कह देती है कि आपको इंटरनल मेडिकल नहीं कराना है। जब आपसे कोई पूछे इंटरनल मेडिकल के लिए तो मना कर देना। तो फिर ले जाते हैं वो 164 के बयान दर्ज कराने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने। तो जब मजिस्ट्रेट के सामने जब लड़की को पेश करने से पहले उसको फिर कहानी पढ़ाई जाती है, फिर उसको बताया जाता है कि जैसे ही आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश हों तो आपको ये बताना है कि मैं अपनी मर्जी से गई थी। मजिस्ट्रेट कितने भी पूछें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप अपने आप को बालिग बताना और बताना कि मैं अपनी मर्जी से गई थी। तो मैं जाता भी था वहाँ, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट में मैं मेंबर भी था। तो लेकिन जब ये सारे सवाल जवाब मैंने उठाना शुरू किया, मैंने बताना शुरू किया कि आप बच्चों की ट्रैकिंग होनी चाहिए, बच्चे मिसिंग हो रहे हैं तो उनको ढूंढना चाहिए, तो उन्होंने मीटिंगों में बुलाना ही बंद कर दिया। आगरा ज़िले का एक अपना एक पुलिस का और सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप था चाइल्ड प्रोटेक्शन के नाम से, उस व्हाट्सएप ग्रुप से भी रिमूव करा दिया कि जिससे बच्चों की बात न उठा पाएँ। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के आगरा में मौजूद हूँ। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से बच्चों को किडनैप किया जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए देह व्यापार में उसको धकेला जाता है, प्रेम जाल में फंसाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें सामने आई जिसको लेकर मैं अभी सोशल एक्टिविस्ट जो कि मेरे सामने अभी बैठे हुए हैं, नरेश पारस, जिसे मैं बात करूँगी कई सवाल, क्योंकि इनका नाम हमेशा मैंने पेपर में देखा जब मैं उस बच्ची को रिकॉर्ड करने के लिए आई थी इंटरव्यू के लिए सर, मैनपुरी में जब आई थी और मुझे ये पता चला कि एक घर से 3 बच्चा गायब है, तो मैंने सबसे पहले आपका डेटा देखा कि कहाँ पर आपने क्या बोला है, आरटीआई की रिपोर्ट क्या मांगी थी आपने, क्या कुछ, मैंने वो सारी चीज़ें देखकर काफ़ी चौकन्ने हो गई। और सवाल ये उठता है कि बच्चियाँ आखिर 75 जिलों में से 50 से 60 जिले ऐसे हैं जहाँ रोजाना 3 से 7 लड़कियाँ गायब होती हैं। क्या वजह हो सकती है इसकी? देखिए, अगर हम मिसिंग बच्चों की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आरटीआई में डेटा निकलवाया था कि 2020 का निकाला था और 2021 का, तो 2020 का जो डेटा था वो 50 जिलों से मुझे डेटा प्राप्त हुआ था, तो उसमें निकल के आया था करीब 7 बच्चे पर डे मिसिंग होते हैं। इनमें से 3 लड़कियां थीं, 3 लड़के और 4 लड़कियां थीं। और आज का जो डेटा है, अगर 2021 का डेटा की अगर हम बात करें तो औसतन 7 लड़कियां पर डे गायब होती हैं। टोटल करके हम बात करें तो 10 बच्चे हर दिन उत्तर प्रदेश में गायब होते हैं। ये डेटा है, आरटीआई का ही डेटा है, जिनमें से 7 लड़कियां और 3 लड़के हैं। अगर हम लड़कियों की बात करें तो जो गायब हो रही हैं उनमें एक जो फिगर है वो फिगर आता है 12 साल से लेकर 18 साल तक की उम्र की लड़कियां ज़्यादा गायब होती हैं। और जितना मैं अपने अनुभव से कहूँ तो चूँकि मैंने तमाम लड़कियों को रेस्क्यू भी कराया, उनको बरामद भी कराया है, तो उनमें जो कारण जो निकल के आते हैं, कारणों में ये आ रहा है कि उन बच्चियों को या तो कोई प्रेम जाल में फंसाकर ले जाते हैं या फिर किसी तरह से बरगला कर उनको सेक्स मार्केट में भेज देते हैं, ट्रैफिकिंग करके उनको देह व्यापार में धकेल देते हैं और भिक्षावृत्ति के लिए भी बच्चियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से बच्चियों अगवा हो रही हैं। अगवा हो रही हैं। अच्छा सर, आप ये बताएं, जो एज ग्रुप आपने बताया कि 10 साल से 18 और 20 साल के बीच की लड़कियों को ज़्यादा यहाँ से किडनैप किया जाता है, अगवा किया जाता है, लेकिन ये बच्चे जाती कहाँ, ये लोकेशन कभी ट्रेस हुआ, कहाँ भेजा जाता है? देखिए, अगर हम इधर के वेस्टर्न यूपी की अगर हम बात करें तो यहाँ से इटावा से लेके फिरोजाबाद, मैनपुरी और इधर के जो
वेस्टर्न यूपी के ज़िले हैं, यहाँ से बच्चे गायब होते हैं तो वो दिल्ली एनसीआर में जाते हैं, हरियाणा पंजाब में जा रहे हैं, उस साइड में बच्चे ज़्यादा जाते हैं। और पिछड़े राज्यों की भी अगर हम बात करें, चाहे वो पश्चिमी बंगाल हो या ये झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार हो, तो यहाँ की बच्चियों को भी इधर दिल्ली एनसीआर और पंजाब हरियाणा की तरफ ही बेचा जाता है। तो कई सारी लड़कियाँ को जब रेस्क्यू कराया गया है तो कोई तो लड़की कोठे पे मिलती है, कोई किसी के घर में किडनैप होकर मिलती है, कहीं उनको मेड के रूप में उसे बच्ची से काम कराया जा रहा है। तो ये एक कारण है कि उनको दिल्ली एनसीआर और उधर पंजाब और हरियाणा की तरफ बच्चों को ले जा रहे हैं। तो जब बच्चियां रेस्क्यू करके आती हैं तो क्या कहानी बताती हैं, क्या होता है उनके साथ और कैसे जाती हैं, वो कुछ बताया किसी ने आपको? हाँ, इसमें कई सारी बच्चियों से जब बात हुई है तो एक कॉमन चीज़ ये निकल के आई है कि ये जो लड़कियां हैं जब यहाँ से जाती हैं तो कोई ना कोई इनके पीछे होता है और उसमें बरगला के ये लोग ले जाते हैं। जब बच्चियां वापस आती हैं तो उनका कहना ये है कि परिवार से हम दूर चले जाते हैं तो हमारा वहाँ शोषण होता है, शोषण की हम बात कह नहीं पाते हैं घर में, फिर आने में हमें डर लगता है, तो इसलिए वो अपने परिवार से भी दूर हो जाते हैं। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं कि गायब हो गई हैं, फिर वो अपने परिवार तक नहीं पहुंच पाई हैं क्योंकि वो अपनी व्यथा नहीं बताना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि हमारे साथ में गलत हो गया तो हम घर वालों को बता के क्यों उनको परेशान करें, समाज में बदनामी होगी। तो इस कारण वो बच्चियाँ आज भी पता नहीं कहाँ किन परिस्थितियों में, उनका पता नहीं पता। लेकिन कुछ लड़कियां जिनको अपने परिवार के बारे में पता चलता है कि मैं यहाँ मुसीबत में फंसी हूँ और मुझे बताना चाहिए परिवार को, तो वो चुपके से फ़ोन करती हैं, परिवार को इन्फॉर्मेशन देती हैं। फिर परिवार पुलिस के पास में जाता है, पुलिस उन परिवार से गाड़ी घोड़े का इंतजाम करवाती है क्योंकि पुलिस खुद नहीं ले जाती है, कोई किसी न किसी वाहन की व्यवस्था करा के फिर वहाँ जाती है, फिर बच्ची को बरामद करा के लाती है। फिर वहाँ से असली खेल शुरू होता है। अच्छा, जब लड़की जब आ जाती है, पुलिस जब उसको बरामद करा के लाती है तो उस लड़की को परिवार से नहीं मिलाया जाता है, उसको मेडिकल कराने के लिए ले जाया जाता है। मेडिकल कराने के बाद में सबसे मुख्य पॉइंट ये रहता है कि उनसे मना कर दी जाती है कि तुम्हें इंटरनल मेडिकल नहीं कराना है, जो कि मंतशा के साथ हुआ है जी। हाँ। तो वहाँ पुलिस कह देती है कि आपको इंटरनल मेडिकल नहीं कराना। जब आपसे कोई पूछे इंटरनल मेडिकल के लिए तो मना कर देना, क्योंकि इंटरनल मेडिकल करेंगे तो आपकी बॉडी को छेड़छाड़ करेंगे, अंदर से देखेंगे उसे, तो ये ठीक नहीं होगा, इसलिए आप इंटरनल मना कर देना। और साथ ही साथ फिर उसके बाद में मेडिकल कराने के बाद में फिर ले जाते हैं वो 164 के बयान दर्ज कराने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने। तो जब मजिस्ट्रेट के सामने जब लड़की को पेश करने से पहले उसको फिर कहानी पढ़ाई जाती है, फिर उसको बताया जाता है कि जैसे ही आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश हों तो आपको ये बताना है कि मैं अपनी मर्जी से गई थी। मजिस्ट्रेट कितने भी पूछें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप अपने आप को बालिग बताना और बताना कि मैं अपनी मर्जी से गई थी। तो यहाँ वो एक तोड़ उनको मिल जाता है कि पुलिस की जो प्रक्रिया है, कार्रवाई प्रभावी नहीं हो पाती है, क्योंकि अगर वो 18 साल से कम उम्र की बताते हैं, नाबालिग बताते हैं, तो मामला पॉक्सो में दर्ज होगा और पॉक्सो में केस होना मैंडेटरी है, उसमें मुकदमे भी होते हैं, उनको सजा भी मिलती है। तो इसलिए हल्का करने के लिए उसको बालिग बता दिया जाता है। सर, जैसा कि आपने बताया कि इंटरनल मेडिकल रिपोर्ट आने के लिए नहीं देना चाहते हैं ताकि उसके साथ रेप हुआ, जो भी हुआ पता नहीं चल सके रिपोर्ट में, और ये पता नहीं चल सके कि वो बालिग नहीं है, नाबालिग है, ये भी पता नहीं चल सके। तो ये वजह क्या हो सकती, पुलिस ऐसा क्यों करती? इसका मतलब पुलिस भी जिम्मेदार है, केस को दबाने में पुलिस भी जिम्मेदार है। जी जी, देखिए यहाँ एक सीधा सा फंडा है कि 18 साल से अधिक उम्र की कोई लड़की अगर किसी के साथ में जाती है और शादी करती है तो कानून उसे हक दे देता है कि वो अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुन सकती है और कहीं भी रह सकती है। अगर शादी नहीं करी है तो वो अलग भी रह सकती है, लिव इन रिलेशनशिप में भी रह सकती है। लेकिन जब हम बात करते हैं माइनर की, 18 साल से कम उम्र की लड़की की कंसर्न मायने नहीं रखती है। अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की अगर ये कहती है कि मैं इसके साथ में गई हूँ, किसी के साथ में संबंध बनाए, तो वो बात नहीं मानी जाएगी और वो कंसर्न उसकी मायने नहीं रखती है और फिर उसमें आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, पॉक्सो के तहत उस पर कार्रवाई होगी और उसको जेल जाना पड़ेगा। पॉक्सो एक्ट के तहत? जी, पॉक्सो एक्ट के तहत उसको जेल जाना पड़ेगा। तो इसलिए कि कार्रवाई लचर हो जाए,
उसमें आरोपी की गिरफ्तारी ना हो, वो बच जाए, इसलिए बहाना बनाया जाता है कि लड़की बालिग हो, 18 साल से अधिक उम्र दर्शाई जाए। तो क्या इस तरह के जो भी पुलिसकर्मी ये काम करते हैं, बच्चों को मेडिकल नहीं करवाने के लिए देते हैं या फिर सही रिपोर्ट देना नहीं चाहते और ये कहते हैं कि आप बालिग बताओ खुद को, क्या उन पर भी सख्ती होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, जेल तो इनको भी जाना होगा क्योंकि अपराधी के साथ अपराध ये भी कर रहा है? देखिए, मैं यहाँ आपको एक स्पष्ट बता दूं कि पॉक्सो एक्ट में प्रावधान है कि अगर किसी बच्चे के साथ में यौन शोषण हुआ है और किसी तीसरे व्यक्ति की जानकारी में है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे समाज का आदमी हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, अगर वो पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट नहीं करता है, थाने में इंफॉर्मेशन नहीं देता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान है। उसको भी पॉक्सो के तहत उस पर मुकदमा दर्ज होगा, उसको भी जेल जाना पड़ सकता है। तो जब इस पूरे मामले में जब लीपापोती हो रही है, पुलिस उनको बता रही है, एक पुलिस की जानकारी में है किसी माइनर के साथ में रेप हुआ है, उसके साथ में यौन शोषण हुआ है, अगर उसको कुछ ही तरह से घुमाया फिराया जाता है या फिर उसके मामले को दबाया जाता है, तो ये कानूनन अपराध है। अपराध है ये। जी, उनके खिलाफ भी पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई होनी चाहिए। सर, अब तक कितने साल से ये डेटा एनालिसिस आप कर रहे हैं? आरटीआई में पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ से डेटा कलेक्ट करते हैं और कितनी बच्चियाँ अब तक 2022 तक की रिपोर्ट में आई हैं मिसिंग? देखिए, मिसिंग की अगर हम बात करें तो मैं वैसे तो समय समय पर डेटा लेता रहता हूं और अभी मैंने 2 साल से ईयर वाइज डेटा लेना शुरू किया, डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो जो 2020 में जो डेटा आया वो करीब 50 जिलों का डेटा आया था, 2600 के आसपास बच्चे उन्होंने मिसिंग दिखाए थे जिनमें मैंने एनालिसिस किया था। तो लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। और अभी का जो डेटा मैंने 2021 का जो डेटा मैंने आरटीआई से लिया था, हालांकि फरवरी में मैंने आरटीआई दाखिल की थी और स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने वो सभी जिलों में भेजा। उसके बाद में अभी दिसंबर जनवरी तक मेरे पास में डेटा आया, कंप्लीट नहीं हो पाया। 62 डिस्ट्रिक्ट का डेटा आ चुका है मेरे पास में और उसमें जो डेटा आया है करीब 3000 से ज़्यादा एक साल के अंदर। एक साल के अंदर जो डेटा आया 3000 से ज़्यादा है, करीब 3600 के आसपास है। तो वो डेटा है और उसमें अगर आकलन हम करते हैं, आंकड़ों का अगर विश्लेषण करते हैं तो 10 बच्चे पर डे उत्तर प्रदेश से मिसिंग हो रहे हैं, जिनमें से 7 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं। ये बच्चों का डेटा। इसको लेकर यहाँ जो प्रशासन वो क्या कुछ कर रहा है और क्राइम ब्रांच किस तरीके से जिम्मेदारी निभाता है? कहीं ना कहीं कुछ तो है जो कमियां हैं और लगातार लड़कियां गायब हो रही हैं। देखिए, इसको लेकर जैसा कि मैं समय समय पर जब आरटीआई से डेटा निकालता हूं तो इस डेटा को मैं एनसीपीसीआर, एससीपीसीआर जो भी स्टेक होल्डर हैं, बच्चों के लिए काम करती हैं जो संस्थान है, उनको मैं भेजता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन बच्चियों को बरामदगी का सिस्टम इसको डेवलप करिए। और मैंने कई बार सुझाव भी दिया है, स्टेट लेवल पर भी मैंने सुझाव दिया था कि जो बच्चे मिसिंग हो रहे हैं उन बच्चों को रिकवर कराने के लिए सबसे पहले जिला स्तर पर एक पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए। उस पब्लिक हियरिंग में बच्चे के माँ बाप भी होने चाहिए, उस पब्लिक हियरिंग में वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी होना चाहिए जो बच्ची का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो क्या है, यहाँ पर जब ये दोनों चीज़ें सामने आएंगी तो एक स्थिति क्लियर हो जाएगी कि पुलिस वाले ने क्या इसमें तफ्तीश की, परिवार भी बताएगा यहाँ मेरे साथ में ये गए हैं या नहीं गए हैं, तो एक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और उसकी मॉनिटरिंग एसपी लेवल का अधिकारी करें। तो क्या सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए, हालांकि आपने सुना होगा कुछ दिन पहले इलेक्शन की बात है ये, जब देश के गृह मंत्री आकर ये कहते कि बेटियां अगर गहने से लद कर 16 साल की लड़कियां रोड पर जाएं या आधी रात को 12 बजे रात को बाहर स्कूटी से घूमने जाएं तो भी बेटियां सुरक्षित हैं, लेकिन दिन के उजाले में जो बेटियां जिस राज्य में सुरक्षित नहीं है वो कहाँ जाएंगी? देखिए, ये एक चौंका देने वाला मामला है कि कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन जो डेटा जो आ रहा है सामने, चाहे वो आरटीआई का डेटा हो चाहे एनसीआरबी का डेटा हो, तो उसमें उस डेटा को झुटलाया नहीं जा सकता है। बच्चियों के साथ में घटनाएं हो रही हैं, किडनैपिंग हो ही रही हैं, उनके साथ में सेक्सुअल अब्यूज हो ही रहे हैं, तो इसमें सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। केवल कागजों की बाजीगरी से, आंकड़ों की बाजीगरी से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उससे। धरातल पर इनको करना पड़ेगा। जो ऐसे लोग हैं, जो एक कॉकस जो बना हुआ है
जिसमें बच्चियों को ले जाते हैं, चाहे वो मैनपुरी वाला ही केस हो, उसमें निकल के आया कि जो एक 14 साल की लड़की थी उसको कोई एक पास का ही आदमी उसे ले गया बहला फुसला के, फिर उसके साथ में कमरे में बंद करके उसके साथ में गलत काम किए गए, फिर किसी और को दिया गया, फिर वहाँ से लेके फिर लड़की पंजाब तक पहुँची। अब पंजाब तक मैं मानता हूँ कि जहाँ वो रही है तो उसके साथ में यौन शोषण भी किया गया होगा, लेकिन मेडिकल में कुछ नहीं आया। मेडिकल आज भी मेडिकल रिपोर्ट पता नहीं क्या होगा है जहाँ पर शमशाद अली की 3 बेटियां गायब हुई, एक छोटी बेटी मिल गई 14 साल की है, 2 बेटियां अभी भी बरामद नहीं हुई, 2 महीने गुजर गए। हालांकि परिवार का ये कहना है कि पुलिस सख्ती से नहीं कार्रवाई करी, तेजी से काम नहीं कर रही है। सवाल यह है कि बच्ची ने मुझे जो ऑन रिकॉर्ड का उसने कहा कि साफ मना किया कि आप झूठ बोलना कि आपके पिताजी मारते थे, माता मारती थी, इस वजह से आप भाग गई। दूसरी बात कि ये मत बताना कि आपके साथ रेप हुआ है। ये सारी चीज़ें चुप रखना है और मेडिकल रिपोर्ट के लिए जब बोले तो आप मना कर देना, जो कि आपने पहले भी कहा था। वो बच्ची वही बात बतलाई। देखिए, ये बात बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जब बच्ची ने ऑन रिकॉर्ड कहा है, ये एक बच्ची की कहानी नहीं है, ये देश की तमाम बच्चियों की यही कहानी है। जब वो बरामद होकर आती हैं तो उनको यही पढ़ाया जाता है कि आपको इंटरनल मेडिकल नहीं कराना है और आप अपनी मर्जी से गई थी। इन्हीं 2 शब्दों को घुमा फिरा के बताया जाता है। अच्छा, इस बीच में मैं एक और बताना चाहूँगा कि जब इस पूरे प्रोसेस में जब बच्ची बरामद होती है, चाहे वो मेडिकल कराने के लिए ले जा रहे हैं, कोर्ट में ले जा रहे हैं, तो इस बीच में परिवार को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। ये सही कहा आपने, मंतशा के साथ ये हुआ है। परिवार को तब बताया जाता है, मेडिकल भी हो जाएगा, उसके बयान भी हो जाएंगे, तब उसके बाद में परिवार को इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपकी बच्ची मिल गई है, अब आप इसे ले जाइए। शमशाद अली की 3 बेटियां गायब हुई थी सर। एक बेटी जो बरामद हुई है उसने बताया कि 4 बजे सुबह लाया गया और घर वालों को, परिवार वालों को शाम के 5 बजे बताया गया। क्योंकि देखिए, वो इसीलिए बताया क्योंकि जब लड़की आई होगी तो दिन में उसका मेडिकल कराया होगा, फिर कोर्ट में 164 के बयान के लिए कराएंगे, तो वो सारी प्रक्रिया में पूरा दिन गुजर जाता है। वो फिर पूरी प्रक्रिया करके तब इन्होंने शाम को 5 बजे के बाद में कोर्ट बंद हो जाता, तब उसके बाद में उस लड़की को हैंड ओवर किया हुआ। ये कॉमन है, सभी बच्चों के साथ यही होता हो? यही ये कॉमन है, आमतौर पर यही हो रहा है। बयान कराने के बाद जब कोर्ट बंद हो जाता तब उसके हैंडओवर की जाती है, परिवार के हैंडओवर की जाती है। जब सर इतने सारे डाटा ला रहे हैं, आप एनालिसिस करते हैं कि 1 साल में 3000 से ज़्यादा बच्चे मिसिंग हैं, इसके बावजूद क्या योगी सरकार द्वारा कोई कदम उठाया गया है? देखिए, मैंने पहले जो डेटा दिया था मैंने उसमें लिखा भी था, जो भी कार्रवाई हो वो उसकी सीसी आप मुझे कर दीजिएगा। मुझे तो अभी तक कोई ऐसा दस्तावेज नहीं मिला या कोई कागज़ नहीं मिला कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है, किस तरह की है, क्या पब्लिक हियरिंग की है, कोई आज तक मुझे नहीं पता। कब दिया था आपने? मैंने जब 2020 का जो डेटा लिया, 21 में भी मैंने दिया है और अभी भी मैं लेटेस्ट दिया है और जिला स्तर पर भी मैं देता रहता हूँ। कभी जवाब नहीं मिल पाया? नहीं, कभी कोई जवाब नहीं मिल पाया मुझे। क्राइम ब्रांच की तरफ से भी कोई जवाब नहीं होगा? नहीं, क्योंकि मैं कॉमन लेटर भेजता हूँ, पुलिस को भी भेजता हूँ, उनका और जो भी स्टेक होल्डर हैं उनको भी भेजता हूँ। तो पहले तो जवाब आ जाया करते थे, लेकिन अब कोई जवाब नहीं आ रहा है इसका। महिला आयोग की तरफ से यहाँ? नहीं, महिला आयोग को भी कहीं मैंने महिला आयोग, बाल आयोग, इन सबको इसमें लेटर में भेज देता हूँ। हो सकता है वो उनके पास में लेटर जाता हो, मेरे पास सीसी नहीं आ पाती हो, तो लेकिन जो जिला स्तर पर इस तरह का कोई मुझे नहीं मिला। और हाँ, पहले यहाँ आगरा में जब मिसिंग बच्चों की मीटिंग हुआ करती थी तो मैं जाता भी था वहाँ, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट में मैं मेंबर भी था। तो लेकिन जब ये सारे सवाल जवाब मैंने उठाना शुरू किया, मैंने बताना शुरू किया कि आप बच्चों की ट्रैकिंग होनी चाहिए, बच्चे मिसिंग हो रहे हैं तो उनको ढूंढना चाहिए, तो उन्होंने मीटिंगों में बुलाना ही बंद कर दिया। आपको बंद कर दिया मीटिंग? हाँ, मीटिंगों में बुलाना बंद कर दिया। अब मुझे नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता है, अब नई मीटिंग बुलाए जाते हैं। SJPU की जो मीटिंग थी उसमें से भी कमेटी से मुझे हटा दिया गया। यहाँ तक कि आगरा ज़िले का एक पुलिस का और सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप था चाइल्ड प्रोटेक्शन के नाम से, उस व्हाट्सएप ग्रुप से भी रिमूव करा दिया कि जिससे बच्चों की बात न उठा पाएँ। इसका मतलब साफ है कि सरकार भी, सिस्टम भी, पुलिस भी, क्राइम ब्रांच सब उसी के साथ लिप्त है, इसलिए जाहिर होता है। अब पता नहीं क्या मंशा है, क्या हो रहा है, लेकिन बच्चों के साथ में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और इनको ग्राउंड पर करने की आवश्यकता है। बच्चियों के साथ में
यौन शोषण की घटनाएं कैसे रोकें, उनकी ट्रैफिकिंग कैसे रोकें, उन बच्चियों की मिसिंग कैसे रोके, बच्चियों की बरामदगी कैसे हो, इस पर एक बड़ा प्लान बनाने की आवश्यकता है। ज़मीनी स्तर पर काम हो तब इन बच्चियों को बरामद कराया जा सकता है। और ऐसे गिरोह जो चाहे वो लड़कियों को ले जाकर वहाँ सेक्स रैकेट में भेज रहे हों या फिर भिक्षावृत्ति में उनको धकेल रहे हों, तो उनका पर्दाफाश होना जरूरी है। बिल्कुल। और ऐसे जो बच्चियों को ले जा रहे हैं, इनके ऐसे गुनहगारों पर कार्रवाई होना भी जरूरी है। बिल्कुल सर, जब आप डाटा आरटीआई लगाते हैं और ला के देता है या फिर जैसे भी आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते भी होंगे, तो क्या उस डाटा कलेक्शन की वजह से भी कभी परेशानी आई आपको कि क्यों आप डाटा लेते हो बार बार, ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा बार बार पे पूछा भी जाता है कि आप डेटा क्यों मांग रहे हो, क्या करोगे आप इसका। तो और अभी तक जितनी बार मैंने डेटा मांगा है, मुझे तो 75 जिलों में से पूरे 75 जिलों का डेटा तो नहीं मिला। पहले 50 जिलों का डेटा मिला था, अब जब उसको मांगते मांगते साल भर हो गई, तब जाके मुझे 62 डिस्ट्रिक्ट का डेटा मिला है। तो अभी भी 75 पूरे नहीं हुए हैं। तो ये तो इन जिलों की हालत है। बाकी की अगर 75 जिलों का डेटा आ जाएगा तो वो क्या स्थिति रहेगी। बड़े बड़े जिलों का, जिनको हम कहें नोएडा, गाजियाबाद, ऐसे बड़े जिलों का भी डेटा मेरे पास में नहीं आ पाता है। तो कहीं ना कहीं तो लीक पोल है जो डेटा नहीं आ रहा है, और मिसिंग का डेटा लगातार बढ़ रहा है। अब इन बच्चों की कैसे ट्रैकिंग की जा रही है। अच्छा, इसमें ये भी है कि जो बच्चा अपने आप बरामद हो जाता है, अपने आप वापस लौट आता है, तो उसको ये बरामदगी में दिखा देते हैं। अच्छा जी, उसको बरामदगी में दिखा देते हैं। अब चूँकि जब मैंने बातचीत की है कुछ तमाम बच्चों को लेके, तो कहते हैं साहब हमारे पास में बच्चा ढूंढने के लिए फ़ंड नहीं है, कहाँ से लेकर आएँ, गाड़ी जाएगी, पुलिस लेके आएगी उसको, तो उसके लिए कौन कहाँ से लाएगा। तो जो पीड़ित है उससे ही गाड़ी का दबाव डाला जाता है, वो पीड़ित गाड़ी की व्यवस्था करता है, उसमें फिर पुलिस और ये लोग जाते हैं, तब उस लड़की को बरामद करा के लाते हैं। बिल्कुल, मैनपुरी मामले में भी वही हुआ सर जो आप मुझे बता रहे हैं। उसके पिता खुद 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से लेकर गाड़ी गए हैं, उसके बाद सर्च करके सारी चीज़ें वही बताया। जब इन्वेस्टिगेशन परिवार वाले ही करेंगे तो पुलिस और थाने की क्या ज़रूरत है फिर? जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, किसमें पुलिस और थाने की क्या ज़रूरत है। देखिए, काम तो पुलिस को ही करना है। चाहे ये अगर जाएंगे भी तब भी उसको बच्ची को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि किसी तरह से अगर इनको पता लग जाए और बिना पुलिस के अगर वहाँ किसी जनपद में चले गए बच्ची को लेने के लिए, तो उस जिले की पुलिस भी इनकी मदद नहीं करेगी, नहीं की। तो इसलिए जो सिस्टम बना हुआ है यहाँ, जहाँ जिस थाने में इनकी FIR हुई है, उस थाने की पुलिस जाती है, फिर वहाँ की पुलिस को साथ में लेती है, तब बच्ची को रिकवर कराया जाता है, आरोपी की अरेस्टिंग होती है, फिर उसको आरोपी को लाके फिर ये कोर्ट में पेश करते हैं, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो ये सिस्टम पुलिस का, ये पुलिस को ही करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे ग्राउंड पे काम होना बहुत ज़रूरी है। एक गरीब परिवार है, 3 बेटियां मिसिंग हैं, एक बेटी मिल गई, शमशाद अली की बेटी, 2 अब तक बरामद नहीं हुई है, लेकिन एक बेटी को ढूंढने में बताया जा रहा है 1 लाख से ज़्यादा खर्च हुआ है, जबकि बहुत ही गरीब है वो, घर भी नहीं उनके पास। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि जिन परिस्थितियों में ये लोग रहते हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे सॉफ्ट टारगेट होते हैं, जो भी ट्रैफिकर्स हैं उनके लिए ये गरीब लोग सॉफ्ट टारगेट होते हैं। जो एज ग्रुप है 18 से कम उम्र की लड़कियां, ये इनकी टारगेट होती हैं, क्योंकि इस उम्र में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण रहता है, तो ऐसे में उसका ये फ़ायदा उठाते हैं और किसी तरह से उसको प्रेम जाल में फंसाते हैं, उनको अमीर बनने के सपने दिखाए जाते हैं, फिर उसको वहाँ से लड़की को फिर ये लोग ले जाते हैं। तो अब जिस परिवार के पास में कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके पास में बहुत कमाने वाला है और उसको फिर गाड़ी की व्यवस्था करनी पड़े 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से, या फिर कहाँ तक चलेगा, तो ये उसके ऊपर बहुत बड़ा दबाव है। और मैं नहीं मानता कि उसके पास में इतना रुपया होगा, उसने कहीं ना कहीं से कर्जा लिया होगा। कर्ज, उन्होंने साफ कहा कि मैंने कर्ज लिया है, सभी से मांगा पैसे। क्योंकि मैं ऐसे लोगों के बीच में काम करता हूँ और जब जाता हूँ तो मुझे पता है इनकी क्या कंडीशन रहती है। ग्राउंड पर यही स्थिति है कि ये गरीब आदमी जब चाहे बेटी को बरामद कराना हो या कोई भी काम कराना हो, तो उसके लिए जब पैसे का इंतजाम करना पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं से कर्ज लेते हैं, चाहे उनको ज़मीन बेचनी पड़े, गिरवी रखनी पड़े, या अपने पशु बेचने पड़े, तो उस तरह से ये लोग पैसे का इंतजाम करते हैं, तब जाके ये सारी चीज़ें उसमें हो पाती हैं। तो बड़ी भयावह स्थिति है
और अक्सर करके गरीब लोगों के पास साथ में इस तरह की घटना होती हैं, क्योंकि वो अपनी पैरवी नहीं कर पाते। सर आप ये बताएं, जैसे कि आपने कहा कि आपको मीटिंग में बुलाना बंद कर दिया गया, ग्रुप से आपको निकाल दिया गया, कई जगहों से डेटा आप मांग रहे हैं तो उस पर सवाल उठाया जा रहा है। अब ये बताएं कि जब बेटी सम्मान की बात करते हैं, बेटी सुरक्षा की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में ही ये सब हालत है, तो मोदी सरकार के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बेटी सम्मान की जब आप बात करते हैं तो बेटियों की हालत ऐसी क्यों है? देखिए, यहाँ मैं एक स्पष्ट कहने देना चाह रहा हूँ और थोड़ा सा सरकार से मैं ये भी अपील करूँगा कि आप ग्राउंड लेवल पर चेकिंग कीजिए। योजनाएं बहुत अच्छी हैं, जो प्रकल्प चलाए जा रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, सरकार की मंशा बहुत अच्छी है, बेटी बचनी भी चाहिए, बेटी पढ़नी भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर निचले स्तर के अधिकारी या जो लोग हैं वो पानी फेर रहे हैं, वो उनके योजनाओं का अच्छी तरह से क्रियान्वयन नहीं होने दे रहे हैं, जिनकी वजह से पूरी सरकार पर बदनामी के छींटे आते हैं। सरकार जगह जगह मॉनिटरिंग नहीं कर सकती है, लेकिन इन अधिकारियों को जो जिम्मेदार हैं उन जिम्मेदारों की जवाबदेही तय की जाए, उन पर कार्रवाइयाँ हों, उनको जो बच्चों के साथ में जो बच्चियों को नहीं पढ़ने दे रहे हैं, नहीं बढ़ने दे रहे हैं, या फिर जो शोषण की शिकार हो रही हैं उन बच्चियों की बरामदगी नहीं हो रही है, तो इनका कोई ना कोई मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया जाए। जो लोग इनके लिए जो राइट्स पे काम कर रहे हैं तो उनको नज़रअंदाज करने के बजाय, उनको छुपाने के बजाय उनकी बात सुनी जाए, उनकी बात को अमल में लिया जाए, उनके सुझावों को शामिल किया जाए, तो उसमें कई हद तक कमी आ सकती है। देखिए, ये जो हो रहा है उसको छुपाने से, आंखें बंद करने से आंकड़े नहीं दबेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे खो ही रहे हैं, लड़कियों के साथ में यौन शोषण की घटनाएं हो ही रही हैं, वो कोई नहीं कर सकता। आप रिपोर्टिंग हो रही हैं, रिपोर्ट के मामले निकल के भी आ रहे हैं, पहले से ज़्यादा अब रिपोर्ट हो भी रहे हैं, क्योंकि पहले तो मात्र गुमशुदगी में ही मामला दर्ज कर देते थे, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब कोई भी बच्चा गायब होगा तो उसका 24 घंटे के अंदर अंदर किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज करना होगा, तब से मुकदमों में तेज़ी आई है, मुकदमे दर्ज भी हो रहे हैं। तो लेकिन बस सरकार की मंशा अच्छी है और उसका पालन करने वाले जो लोग हैं उनको सख्त करने की आवश्यकता है, उनकी मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है, तभी बेटी बचेगी भी और पढ़ेगी भी। सर मीडिया हाउस की अगर बात करते हैं, न्यूज़ चैनल की बात करते हैं, अभी 20 दिन पहले एक लड़की गायब होती कौशाम्बी की, और वो लड़की अब 2-3 दिन पहले मिली है, वो भी उसके जो लाश है उसको कुत्ता खा रहा था। ऐसी हालत में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बड़ा गंभीर विषय है कि बच्ची गायब हो गई और उसकी बॉडी को कुत्ता खा रहा है, तो बहुत शर्मनाक स्थिति है ये तो। और चूँकि जो बच्चियां नहीं मिली हैं, पता नहीं वो किस हालात में होंगी, जिंदा भी हैं या नहीं भी हैं, तो वो एक बड़ा विषय है कि आखिर में ये बेटियां जा कहाँ रही हैं। क्योंकि मैंने अभी पिछले साल ही एक बच्ची को दिल्ली से रिकवर करवाया था, और वो यहाँ आगरा की रहने वाली लड़की थी, और पहले तो एक गैंग ने उसको भिक्षावृत्ति के लिए उसको इस्तेमाल किया, कुछ दिन भीख मंगवाई, फिर उसके बाद में उसको सेक्स रैकेट में दिल्ली भेज दिया गया। दिल्ली से फिर किसी तरह से वो लड़की वहाँ से जान बचाकर भागी थी, और तब फिर वो आगरा आई थी। हालांकि आरोपी कुछ गिरफ्तार हुए, फिर उन्होंने जमानत करा ली। तो लेकिन ये जो नेक्सस है, नेक्सस चल रहा है, इसको तोड़ने की आवश्यकता है, और इसको जब तक नहीं तोड़ा जा सकता, जब तक कोई ठोस रणनीति नहीं बनेगी। इनको जो बच्चों के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जो जानकारियां रखते हैं, उन विशेषज्ञों की, एक्सपर्ट्स की राय ली जाए तो काफ़ी हद तक उसमें सुधार होगा। अब ये 2-2 महीने कैसे लगा दिए जा रहे हैं? 2-2 महीने, देखिए 2-2 महीने जब बच्ची के माँ बाप को पता है कि बच्ची कहाँ है, तो ऐसे मामलों में तो उनकी तुरंत बरामदगी करा देनी चाहिए। और चूँकि ये बच्ची जो बरामद हुई है, तो कहीं ना कहीं तार 2 लड़कियों के भी इनसे जुड़े हुए हैं। अगर सख्ती की जाए और पुलिस सही तरह से अगर छानबीन करे तो उन दोनों लड़कियों को भी बरामद कराया जा सकता है। लेकिन परिजनों का ये कहना, उसकी जो मिसिंग सिस्टर है उसके बारे में उनकी बहन ये कहती है कि पुलिस सख्ती नहीं बरत रही है, इस वजह से इतना ज़्यादा देर किया जा रहा है। देखिए, इसमें मैं तो यही कहूँगा कि अगर उनकी जिला स्तर पर अगर
थाना स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही है तो वो जिले स्तर पर जाएं, एसपी से मुलाकात करें, और एसपी अगर नहीं सुनते हैं तो बड़ी बड़ी और अथॉरिटी हैं, पुलिस के बड़े आला अधिकारियों को भेजें वो, और सरकार को भेजें, तो उसमें ज़रूर कार्रवाई होगी और उन बच्चों को तलाशा जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ इस वक्त सोशल एक्टिविस्ट आगरा से नरेश पारस जी मौजूद हैं और उन्होंने डेटा जो बताया वो चौंकाने वाला है, हैरान कर देने वाला है कि एक साल में 3600 बच्चियां गायब होती हैं, लेकिन मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। कोई भाग करके अपने घर को आती हैं, कोई नहीं आ पाती हैं, देह व्यापार में धकेल दिया जाता है, भिक्षावृत्ति के तौर पर उनको बेचा जाता है। यानी इस तरह से बेटियों के साथ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सरजमी पर हूँ जहाँ हाथरस कांड हुआ था, वही उन्नाव कांड हुआ था, वहाँ भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरजमी पर आकर अगर बार बार ये कहा जाए कि बेटियां सुरक्षित नहीं है तो बेहद ही शर्मनाक हो सकता है।